नमस्कार मित्रों, आप सभी का आराध्या क्लासेस में स्वागत है। यह कक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगी जो नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम केवीएस मदान की पुस्तक से यूनिट फर्स्ट को अभी कर रहे हैं, जो कि ऑडियो और वीडियो के रूप में है। आज हम लास्ट पार्ट उसका करेंगे, यूनिट फर्स्ट का। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और जो इससे प्रश्न बन रहे हैं उसे क्विज के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आज हम मूक्स को स्टार्ट करते हैं। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखते हैं आगे हम। गत एक दशक से भी अधिक समय से मूक्स पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ छात्र विविध भौगोलिक क्षेत्रों, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और समव्यावसायिक गतिविधियों से आते हैं। भारत अमेरिका के बाद मूक्स का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। मूक्स पाठ्यक्रम भारत में NPTEL, IIT की सहायता से सरकार और निजी व्यवसायियों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। स्वयं भी इसका एक भाग है जो शिक्षा को किसी लक्षित समूह तक पहुंचाने, वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने और युवाओं को कौशल क्षमता में वृद्धि में सहायता करते हैं। यहाँ मूक्स को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सी मूक्स और एक्स मूक्स। तो हम पहले देखते हैं सी मूक्स क्या है। ऐसे मूक अध्ययन सामग्री के गतिशील विकास की अनुमति देते हैं जहाँ पठन सामग्री और पाठ्यक्रम के पूर्व नियोजित श्रेणी के बजाय मूक सामग्री को विश्व भर में पाठ्यक्रम लेने वाले शिक्षार्थियों के मध्य ऑनलाइन चर्चा और सहयोग के माध्यम से विकसित किया जाता है। एक्स मूक्स पारंपरिक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं, जहां पर पाठ्यक्रम पूर्व चयनित पठन और संदर्भ सामग्री के साथ अच्छी तरह से संरचित किया जाता है। मूक्स को पहली बार 2008 में जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा 2008 में। और इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 कहा जाता है। इसको सरल भाषा में CCK08 भी कहा जाता है। इसको मैनीटोबा विश्वविद्यालय के लिए एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था। वर्ष 2012 में इसमें प्रभावी परिवर्तन हुए जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेबेस्टियन थ्रून और पीटर नार्विग ने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इसकी सफलता के बाद दोनों प्रोफेसरों ने ऑनलाइन ज्ञान साझा करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल उडेसिटी को आरंभ किया। क्रोसिया एंड ईडेक्स काफ़ी लोकप्रिय रहे। अधिकांश मूक कार्यक्रमों में प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि 2 होती है। वहाँ कुछ स्वपुस्तक पाठ्यक्रम भी हैं। वे सभी मूक्स के लगभग 6% हैं। मूक्स में निर्देश मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में दिए जाते हैं। जो इसमें निर्देश मूक्स में दिए जाते हैं वो मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में दिए जाते हैं। इसे कभी कभी मिश्रित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ऑनलाइन और आमने सामने फेस टू फेस कक्षा घटकों को एक साथ लाता है। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार की नीति मुक्त ओपन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने की है। यहाँ उपयोगकर्ता टैबलेट, स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणों के माध्यम से पाठ्यक्रमों तक पहुँच रहे हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS जैसे कई प्लेटफॉर्मों का समर्थन करते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को नामांकन प्राप्त करने, पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने और सभी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। मूक्स पाठ्यक्रम के लिए मुख्य तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाया गया। पाठ्यक्रम प्रारूप स्वपुस्तक या अनुसूचित पाठ्यक्रम, शेड्यूल्ड कोर्स, अधिगम प्रतिरूप, ऑनलाइन या मिश्रित। अब हम यहाँ पर देखेंगे किशोर विद्यार्थी और वयस्क विद्यार्थी, दोनों के अलग अलग विशेषताओं को देखेंगे। जो किशोर विद्यार्थी होता है वो शिक्षक पर निर्भर होता है। शिक्षार्थी के अनुभव की भूमिका उसमें क्या होती है? शिक्षार्थी के पास बहुत कम अनुभव होता है। शिक्षार्थी को संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने जैसा बनाया गया है। प्रशिक्षक का अनुभव सबसे प्रभावशाली है। अधिगम के लिए अभिविन्यास। अधिगम निर्धारित विषय वस्तु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। विषय इकाइयों के तर्क के अनुसार सामग्री इकाइयों का अनुक्रम किया जाता है। अधिगम के लिए प्रेरणा।
अधिगम मुख्य रूप से बाहरी पुरस्कार, सजा, ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा और विफलता के परिणामों से प्रेरित होती है। अधिगम की मांग शिक्षार्थी को जीवन के उत्तरदायित्व जीवन की मांग के साथ संतुलित करने चाहिए। आवश्यकताओं का निदान मुख्य रूप से शिक्षण प्रणाली और शिक्षक द्वारा होता है। जो पाठ्यक्रम की योजना होती है ये भी शिक्षण प्रणाली और शिक्षक द्वारा होती है। जो अधिगम के उद्देश्य होते हैं ये भी शिक्षण प्रणाली द्वारा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य पूर्व निर्धारित और अनम्य हैं। फिर अधिगम की योजना कौन करता है? शिक्षक सामग्री योजना, निश्चित पाठ्यक्रम, तार्किक अनुक्रम होता है। और जो गतिविधियां होती हैं शिक्षण की वो निष्क्रिय शिक्षण विधियां जैसे संरचित तकनीक, नियत रीडिंग आदि का उपयोग किया जाता है। फिर अधिगम की जो गति होती है, शिक्षक सीखने के समय और गति को नियंत्रित करते हैं। फिर मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ग्रेड के साथ समान संदर्भित होता है। अब हम देखेंगे वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताओं को। वयस्क शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित और स्वनिर्देशित होते हैं। शिक्षार्थी के पास जीवन के अनुभव का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वयस्क एक दूसरे के लिए समृद्ध संसाधन है। अनुभव स्वयं की पहचान का स्रोत बन जाता है। अधिगम के लिए वास्तविक जीवन के कार्यों की प्रासंगिकता होनी चाहिए। अधिगम विषय वस्तु इकाइयों के बजाय जीवन कार्य स्थितियों के आसपास आयोजित किया जाता है। यहाँ आंतरिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरणा मिलती है। जहाँ हमने देखा किशोर शिक्षार्थी होता है वहाँ बाह्य प्रेरणा होती है, माता पिता की, शिक्षक की, अपने सहपाठियों की। जबकि वयस्क शिक्षार्थी कैसे होते हैं? वो आंतरिक प्रोत्साहित होते हैं। जैसे आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो किस लिए? ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है। यह मान्यता जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आत्मविश्वास, आत्मबोध से प्रेरित होती है। अधिक ज्ञान की आवश्यकता प्रेरणा जीवन के कुछ पहलुओं से अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी सीखने के लिए अधिक समय समर्पित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा के प्रति इस स्तर पर उत्तरदायित्व न्यूनतम होता है। शिक्षार्थियों और सूत्रधार द्वारा पारस्परिक मूल्यांकन होता है। शिक्षार्थियों और सूत्रधार द्वारा पारस्परिक रूप से उद्देश्य, आपसी बातचीत निर्धारित होते हैं। उद्देश्य लचीले होते हैं। अधिगम अनुबंध होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तत्परता से प्राप्त किया जाता है। सक्रिय प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा एकत्र किए गए सबूतों द्वारा सहकर्मी, सूत्रधार, विशेषज्ञ द्वारा मान और मानदंड संदर्भित होते हैं। ये रही किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी में अंतर। अब MOOCs की विशेषताएं देख रहे थे जिसमें हमने देखा पाठ्यक्रम प्रारूप और दूसरा देखा अधिगम प्रारूप। तो अधिगम प्रारूप में हमने देखा वयस्क शिक्षार्थी और किशोर शिक्षार्थी। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रमों की संख्या। फिर संख्या प्लेटफॉर्म के किसी भी पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या। फिर संस्थागत आभार, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स। अन्य संस्थान MOOCs प्लेटफॉर्म पर पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों के लिए आभार प्रदान करते हैं। प्लेटफॉर्म भाषा, वे कौन सी भाषाएं जिनमें मंच प्रदान किया जाता है। फिर मोबाइल ऐप, क्या प्लेटफॉर्म में ऐप है। फिर ऐप प्लेटफॉर्म, ऐप किस प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और iOS के लिए दिया गया है। MOOCs शैक्षणिक तकनीकों, ज्ञान साझाकरण और वैश्वीकरण द्वारा संचालित होते हैं। पाठ्यक्रम मुफ्त या बहुत न्यून मूल्य पर पेश किए जाते हैं। शीर्ष स्कूलों के प्रोफेसरों द्वारा कई MOOC पाठ्यक्रम पेश किए जा सकते हैं। MOOCs को मुक्त और वितरित संयोजन के रूप में भी लिया जाता है। हम देखेंगे यहाँ पे MOOCs को। X फोकस ऑन स्केलेबिलिटी और C फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शन। तो फोकस ऑन स्केलेबिलिटी मतलब होता है किसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, उत्पाद या जो संगठन है उसके प्रदर्शन और लागत में वृद्धि या कमी की जा सके। फिर C फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शन। हम MOOCs को देखते हैं। MOOCs का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। M स्टैंड फॉर मैसिव। व्हाट इज मैसिव?
It may be 100 or 1000 or 10,000 और 1 lakh or any number। फिर ओपन क्या है? O स्टैंड फॉर ओपन। ओपन रजिस्ट्रेशन, ओपन कंटेंट, फ्री और चार्ज और नॉट, अफोर्डेबल। फिर ओ, दूसरा ओ है हमारे पास, मूक्स में 2 ओ हैं, तो दूसरा ओ है ओ, ऑनलाइन, रियल टाइम, इंटरेक्शन एंड ओपन कंटेंट। फिर सी मीन्स कोर्स, सेल्फ पेस्ड, स्टार्ट एंड इन डेट्स, कॉलेज क्रेडिट्स, बैच, रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर, लर्निंग कम्युनिटी, फॉर्मल असेसमेंट एंड फीडबैक। हम आगे देखेंगे मूक्स की प्रक्रिया को, जो मूक्स पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है। मूक्स पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मूक कोर्सेज। प्लेटफॉर्म चुने, यहाँ कई प्लेटफॉर्म हैं। एक मूक उपयोगी, सुसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए। यहाँ निम्नलिखित प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। एक तरफ प्रोवाइडर दिया है, फिर कोर्स फॉर्मेट और लर्निंग मॉडल दिया हुआ है। NPTEL ये शेड्यूल्ड होता है और ऑनलाइन होता है। मूक किट ये भी शेड्यूल्ड होती है और मिश्रित होती है। और IIT-BX ये भी शेड्यूल्ड होती है और सेल्फ पेस होती है, ये भी ऑनलाइन होती है। स्वयं ये शेड्यूल्ड और सेल्फ पेस होती है, मिश्रित होती है। जो स्वयं होती है वो मिश्रित होती है, जो अधिगम का प्रारूप है, लर्निंग मॉडल है, ये मिश्रित होती है। NPTEL क्या होती है? ऑनलाइन होती है, शेड्यूल्ड होती है। फिर मूक किट ये भी शेड्यूल्ड होती है, लेकिन क्या होती है? मिश्रित होती है। IIT-BX ये शेड्यूल्ड एंड सेल्फ पेस होती है, लेकिन ऑनलाइन होती है। जो स्वयं है ये शेड्यूल्ड और सेल्फ पेस होती है, लेकिन ये मिश्रित होती है। जो इसका अधिगम का मॉडल है, प्रतिरूप है, वो मिश्रित होती है। फिर एक खाता तैयार करें। हम तय करें कि हमें कैसे सीखना है, कैसे सीखना चाहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। एक है लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम, हमारे अपने लाभ के लिए सीखने का पाठ्यक्रम। फिर प्रमाणित पाठ्यक्रम, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सत्यापित या असत्यापित। फिर विशेषज्ञता पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की श्रृंखला सम्मिलित है जो विशेषज्ञता की ओर ले जाती है। फिर मूक में नामांकन, फिर कोर्स पूरा करें। शिक्षार्थी केंद्रित मूक्स, लर्नर सेंटर मूक्स भी हाल के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो क्रेडेंशियल्स। माइक्रो क्रेडेंशियल्स क्या है? माइक्रो क्रेडेंशियल्स संबंधित मूक्स की एक श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। फिर माइक्रो मास्टर्स, जैसे कि एडएक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो मास्टर। फिर विशेषज्ञता, जैसे कॉर्सेरा की डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। फिर नैनो डिग्री, जैसे कि उडेसिटी का सेल्फ ड्राइविंग कार इंजीनियर नैनो डिग्री। क्लास सेंट्रल ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एक खोज इंजन है। क्लास सेंट्रल स्वयं की प्रगति पर नज़र रख रहा है। प्लेटफॉर्म की घोषणा 1 अगस्त 2014 में की गई थी। फिर भारत में मूक प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ईडेक्स, कॉर्सेरा, उडिसिटी, स्वयं, NPTEL प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। इस प्रकार मूक भारत में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और ऑनलाइन शिक्षा के साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रमुख विकल्प है। भारत सरकार ने शुरू में मुक्त शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। प्रारंभिक मुख्य उद्देश्यों भंडारों, पुस्तकालयों, शैक्षिक मीडिया फाइलों, ई-पुस्तकों आदि के संदर्भ में खुले संसाधन प्रदान करना था और उन्हें निम्नलिखित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बनाना था। क्या ये देखते हैं? इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, नेशनल डिजिटल रेस्पोजिटरी। फिर साक्षत ई सामग्री प्रदान कर रहा है, साक्षत ई जो सामग्री प्रदान कर रहा है। फिर CBSE शिष्य योजना जो 11-12 कक्षाओं के लिए है। फिर विद्या वाहिनी ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में IIT को एकीकृत करती है। विद्या वाहिनी क्या करती है?
ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में आईटी को एकीकृत करती है। फिर शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ERNET, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करके विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को जोड़ना। एडुसेट, भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है। शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, टीवी का उपयोग किया जाता है इसमें। फिर हम देखेंगे सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इन्फ्लीनेट, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है इन्फ्लीनेट का, तो आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। फिर हम देखते हैं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पीजी कोर्स के लिए ईपीजी पाठशाला या यूजीसी द्वारा स्थापित इन्फ्लीनेट द्वारा संचालित है। यहाँ मूक की तुलना में ई सामग्री और मूल्यांकन का अधिक भंडार है। ईपीजी पाठशाला NMEICT के तहत ICT के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। इसे यूजीसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ई अध्ययन यूजीसी, MOOC और ई पाठ्यक्रम ईपीजी पाठशाला के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। मूक से जुड़े संस्थान, इम्पॉर्टेंट मूक लिंक्ड इंस्ट्रक्शंस, निम्नलिखित संस्थान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, NPTEL का आरंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में किया गया। NPTEL 7 IIT और IISc बेंगलुरु की एक संयुक्त पहल है। NPTEL किसकी पहल है? IIT और IISc बेंगलुरु की एक संयुक्त पहल है। कब शुरू किया गया था? 2003 में। यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन प्रमाणन के लिए साधारण सा शुल्क देना पड़ता है। यह पाठ्यक्रमों के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह जो है पाठ्यक्रम के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। पाठ्यक्रम गूगल से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर द्वारा संचालित हैं। पाठ्यक्रम सामग्री पारंपरिक कक्षा वातावरण में तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुत की जाती है। NPTEL वीडियो प्रारूप, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और सब टाइटलिंग के लिए टेक्स्ट मेटा डेटा के साथ तकनीकी पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा एकल भंडार है। मूकिट, मूकिट एक थोड़ी हल्की मूक प्रबंधन प्रणाली है। मूकिट क्या है? ये मूक प्रबंधन प्रणाली है। यह 2014 में IIT कानपुर द्वारा प्रदान की गई थी। मूकिट किसके द्वारा प्रदान की गई थी? IIT कानपुर के द्वारा 2014 में। यह ओपन सोर्स तकनीकों का उपयोग करती है। यह एक शक्तिशाली प्रणाली है ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए जो सूक्ष्म से बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है। इसे CMOOCs कनेक्टिविस्ट मूक की प्रस्तुति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग इसे विशेष रूप से लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर स्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर स्थितियों से निपटने के लिए। मूकिट समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए एक संकेतक भी प्रदान करती है। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, उच्च बैंडविड्थ नहीं है। यह आवश्यकता के आधार पर 4 प्रकार के समाधान प्रदान करता है। पहला है मूकिट मानक स्टैंडर्ड, दूसरा है मूकिट इंटरप्राइजेज, मूकिट रेप्लिकेटेड, मूकिट व्यक्तिगत। 4 है। कौन कौन सा? मूकिट स्टैंडर्ड, मूकिट इंटरप्राइज, मूकिट रेप्लिकेटेड एंड मूकिट इंडिविजुअल व्यक्तिगत या मोबी मूकिट क्या कह सकते हैं इसको?
मूक किट व्यक्तिगत को मोबी मूक किट। फिर हम देखते हैं आईआईटी बॉम्बे एक्स। आईआईटी बॉम्बे एक्स एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा 2014 में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन ईडेक्स का उपयोग करके विकसित किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी NMEICT शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषण किया गया था। ये कई विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह मिश्रित शिक्षा का उपयोग करता है और इस मॉडल को ब्लेंडेड लर्निंग आईआईटी बॉम्बे का मूक मॉडल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ब्लेंडेड लर्निंग आईआईटी बॉम्बे। ब्लेंडेड लर्निंग आईआईटी बॉम्बे का मूक मॉडल नाम दिया गया। इस प्रणाली में भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय, भारतीय स्थानीय कॉलेज शिक्षार्थियों को मूक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मूक के बारे में तकनीकी दिक्कतें, जो टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं। कोर्स बिल्डर NPTEL पाठ्यक्रम ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं। इसके लिए कोर्स बिल्डर को वर्ष 2012 में गूगल द्वारा विकसित किया गया। कोई भी कोर्स बिल्डर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने स्वयं के पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। यह कोर्स गूगल ऐप इंजन पर बनाया गया है जो कि पाइथन में लिखा गया है। फिर हम देखते हैं ड्रुपल। ड्रुपल क्या है? ड्रुपल बेस कोड PHP में लिखा गया है। इसे एक एप्लीकेशन के रूप में एपेक वेब सर्वर पर होस्ट किया गया था। मूक किट को विकसित करने के लिए ड्रुपल का उपयोग ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS के रूप में किया जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म का एक मुख्य भाग है। ड्रुपल का उपयोग कॉर्पोरेट, राजनीतिक और सरकारी साइटों पर व्यक्तिगत ब्लॉग से संबंधित कई वेबसाइटों के लिए बैंक एंड सिस्टम के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग ज्ञान प्रबंधन और व्यावसायिक सहयोग के लिए भी किया जाता है। ये मॉडल मुख्य रूप से PHP और जावा स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ओपन एडएक्स क्या है? चलिए देखते हैं। IITBX ओपन सोर्स ओपन एडएक्स द्वारा संचालित है, जिसे 2013 में विकसित किया गया था। एडएक्स की स्थापना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT द्वारा किया गया। ओपन एडएक्स अधिकतर वेब फ्रेमवर्क के रूप में डेंजंगो के साथ अजगर पर आधारित है, AZGR पर आधारित है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने, वितरित करने और विश्लेषण करने के लिए एक वेब आधारित मंच है। LMS मॉड्यूल, इनसाइट और CMS या स्टूडियो मॉडल भी इसके साथ जुड़े हैं। स्वयं की चर्चा आगे की गई है। यह एक स्वतंत्र मंच पर चलाया जा रहा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बनाया गया है। इस मंच को हाल में ही लॉन्च किया गया और यह विकास के चरण में है। भारत में मूक के लिए चुनौतियां। भारत में मूक के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ प्रमुख चिंताओं पर नीचे चर्चा की गई है। तकनीकी अवसंरचना, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विभाजन जैसे विषय हो सकते हैं। मूक को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट। इस देश में मूक्स बनाने के लिए पारंपरिक नियमों को उदार बनाने और सार्वजनिक निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विविध आवश्यकताएं। भारत एक व्यापक रूप में विविधता वाला बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश है, जो एकरूपता और गुणवत्ता के नुकसान जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए हमें शिक्षार्थियों के बीच वर्तमान मतभेदों को कम करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। विविध आवश्यकताएं। भारत एक व्यापक रूप में से विविधता वाला बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश है, जो एकरूपता और गुणवत्ता के नुकसान जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए हमें शिक्षार्थियों के बीच वर्तमान मतभेदों को कम करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। फिर चौथा है
शिक्षार्थियों के बीच मूक को अपनाना, कि शिक्षार्थी कैसे मूक को अपना रहे हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मौखिक और लिखित दोनों रूपों में संचार कौशल में सुधार की आवश्यकता है। गुणवत्ता, क्वालिटी, मूक में गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। साथ ही गुणवत्ता का आकलन करने और नए दृष्टिकोणों जैसे क्रेडिट ट्रांसफर, मूक एकीकृत पाठ्यक्रम आदि को अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण, उनके प्रदर्शन संबंधी मूल्यांकन और मध्य अवधि पुनर्मूल्यांकन के साथ अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान मांग को पूरा करने और मूक की पेशकश में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। अब हम प्रश्न देखेंगे इससे संबंधित। निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स के संदर्भ में सत्य है? पहला दिया हुआ है, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। दूसरा नंबर दिया है, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया शिक्षक निर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। पहला दिया है स्वनिर्देशित, दूसरा दिया है शिक्षक निर्देशित और तीसरा दिया है स्वनिर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला एवं मुक्त रूप। फिर चौथे नंबर पे दिया है शिक्षक निर्देशित ऑफलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। तो कौन सा सत्य है इसमें? पहला नंबर सही है। यह किसके लिए? जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन अधिगम का लचीला और मुक्त रूप है। तो देखते हैं आगे। डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। पाठ्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम या कोर्स एक एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रमाणन प्रदान करता है तथा पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांगों को भी पूरा करता है? तो ये कौन है? स्वयं। तो हम स्वयं को पढ़ते हैं। स्वयं क्या है? स्वयं, SWAYAM, स्वयं। स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड की दूरी समाप्त करना चाहता है। यह एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जा रहा है जो नौवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए भी कहीं भी किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक, देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए तथा सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। देश भर में विशेष रूप से चुने गए लगभग 1000 शिक्षक एवं व्याख्याता इन पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं। स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 4 भागों में विभाजित हैं। पहला है वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड मुद्रित की जा सकेगी। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा तथा शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। फिर अध्ययन अनुभव को ऑडियो, वीडियो तथा मल्टीमीडिया एवं नई शिक्षण प्रौद्योगिकियों की प्रयोग करके समृद्ध बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। फिर हम ये देखते हैं
इसमें क्या क्या है? विद्यालय शिक्षा, विद्यालय के पश्चात की शिक्षा, स्नातक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा। अब आगे देखेंगे हम। विद्यालय शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, फिर स्नातक शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रबंधन शिक्षा, IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, IIM बेंगलोर और शैक्षिक संचार हेतु सह व्यवस्था, फिर स्नातकोत्तर शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रबंधन शिक्षा, IIM बेंगलोर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पंजीकृत किए जाएंगे तथा न्यूनतम शुल्क के साथ सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रोक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों को विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा जारी किए गए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियमन 2016 के अनुसार विद्यार्थी स्वयं पर किए गए ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिटों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है तथा यह अंततः 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्वयं प्रभा शिक्षण, स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है। अब इसमें कुछ बढ़ गए हैं तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आवर्स आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रसारण के लिए समर्पित है। नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होगी। जो कोई नई सामग्री होगी वो 4 घंटों के लिए कम से कम होगी, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। इससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में सहायता मिलेगी। चैनल VISAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। वेब पोर्टल के रख रखाव का उत्तरदायित्व का कार्य इन्फ्लीवेनेट सेंटर का है। फिर DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। क्या क्या है इसमें देखते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने के बाद स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई पर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रम को प्रमाणन के रूप में तैयार किया जाएगा। फिर स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा को देखते हैं 9 से 12। शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की जाती है और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद की जा रही है। फिर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में जीवन भर सीखने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सहायक छात्र कक्षा 11वीं और 12वीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फिर स्वयं की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्वयं, किसी भी समय किसी भी आधार पर बहुमाध्यम का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम का अनुभव। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए संवादात्मक कंटेंट के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन।
अति आधुनिक प्रणाली जो कि एक सरल मार्ग है और निगरानी और प्रमाणीकरण करने की अनुमति देती है। यह संदेह को स्पष्ट करने के लिए सहकर्मी समूह वार्तालाप और चर्चा मंच द्विजाति प्रतिरूप हाइब्रिड मॉडल है जो कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में जोड़ता है। अब हम देखेंगे परंपरागत शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन। परंपरागत शिक्षा, परंपरागत संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है। इन संस्थानों का जन्म तभी से आरंभ हुआ जब परिवार अपने कार्यों को करने में समर्थ हुआ। देश का विशाल ज्ञान भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संप्रेषित होता जा रहा तथा आज भी इसकी पूर्णता लोप नहीं हुआ है। लोग भले पढ़ लिख नहीं सकते थे पर उनमें कृषि, शिल्प, वास्तु आदि का भरपूर ज्ञान था। परंपरागत शिक्षा में सुनना, समझना तथा करने का प्रयास शिष्य का कर्तव्य तथा सुनाना, समझाना तथा करके दिखाना गुरु का कर्तव्य था। लोक भाषा, लोक कला, लोक संगीत, लोक नृत्य तथा लोक साहित्य के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण चलता रहा। विद्या एक दूसरे से दूसरे में जाती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी विद्या हस्तांतरित होती रही। आज भी ज्ञान संप्रेषण की इन विधाओं का बहुत बड़ा भाग अलिखित और अपठित है। मात्र श्रवण परंपरा के माध्यम से ये इन सभी विधाओं का आज भी अस्तित्व बना हुआ है। परंपरागत शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत संवेदनशील तथा आत्मीय था। शिष्य के प्रति स्नेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का आवश्यक गुण था। ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य के बीच किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं थी। शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर सकता था तथा गुरु शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखकर उसे स्वीकार करते थे। पहले युग में कुछ धार्मिक नेता शिक्षक भी हुआ करते थे, परंतु उनका लाभ केवल उच्च वर्गों के लोगों को ही प्राप्त था। कालांतर में धर्म तथा राज्य अलग अलग संस्थाएं हो गईं। धीरे धीरे राज्यों में जनतंत्रवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगा तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से जनसाधारण को भी ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परंपरागत स्कूलों का वातावरण कृत्रिम तथा अमनोवैज्ञानिक माना जाने लगा। शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश राज स्थापित होने से आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। भूतकाल में शिक्षक को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था। पहले जो शिक्षक को क्या माना जाता था, स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था। यह ज्ञान पुस्तकीय, यांत्रिक और रूढ़िगत होता था। शिक्षा की एकरूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। कंठस्थ करने को ही प्राथमिकता दी जाती थी। वर्तमान में भी विद्यालय में दंड देने का प्रमुख साधन डंडा ही था, जिससे भय का वातावरण बना रहे। पाठ्यक्रम सहगामिनी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे के विकास में, उसके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। S.G. वेल्स के अनुसार यदि आप यह अनुभव करते हो कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है तो आपको अपने मन और मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना होगा। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, जो हम आज देख रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल, हर्बर्ट मॉन्टेसरी, नन, पार्कहर्स्ट एवं टैगोर जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। परंपरागत संस्थानों की नीरस तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया, जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूसने का प्रयास किया जाता था। नए नए शैक्षिक प्रयोग किए गए, जिससे आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी अत्यधिक प्रभाव रहा। आधुनिक शिक्षा के मुख्य तौर पर निम्न प्रभाव रहे। बालक के व्यक्तित्व का महत्व। परंपरागत व्यवस्था में बालक की स्वतंत्र रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं एवं स्वतंत्र चिंतन का दमन करके
उसके मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को बलपूर्वक ठूसा जाता है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। अब शिक्षा कैसी है? न तो पाठ्यक्रम केंद्रित है, न शिक्षक केंद्रित है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है ये शिक्षार्थी केंद्रित है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आधुनिक शिक्षा कैसी है? शिक्षार्थी केंद्रित है तथा उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा के समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में बालक अपनी इच्छा, रुचि तथा क्षमता के अनुसार चुनी हुई पुस्तकें तथा विषयों का अध्ययन अपनी गति के साथ करता है। फिर शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। क्या क्रियाशीलता का क्या क्या महत्व है? ऐसी शिक्षा में बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वातावरण सरलीकृत, शुद्ध तथा संतुलित होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए अनेक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ज्ञान सार्थक, पक्का तथा दृढ़ होता है। फिर हम देखते हैं शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल। आधुनिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान देती है। पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, अतः बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर प्राप्त करता है वह उसके व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध होता है। पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा के बल पर बहुत उन्नति की है। हमारे देश में भी अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। फिर हम देखेंगे सामाजिक गुणों के विकास पर बल। आधुनिक संस्थान अपने बालकों को समाज केंद्रों तथा पुस्तकालयों आदि सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करने तथा उनको अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार की संस्था का बाहर की बड़ी दुनिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है तथा बालकों में वास्तविक जीवन के लिए अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ऐसी शिक्षा अपनी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, कर्तव्यों तथा अधिकारों के बारे में भी समझाती है तथा अपने समाज की संस्कृति को विकसित करते हुए जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। व्यक्तित्व के विकास पर बल। आधुनिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देकर उसके संतुलित व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जो सच्ची शिक्षा है। सामुदायिक जीवन का केंद्र। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्कूल खोलता है, अतः स्कूल को चाहिए कि वह बालक को इस प्रकार से शिक्षा दे कि वह अपने समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। परंपरागत स्कूल अपने शिक्षण का कार्य वास्तविक जीवन में अलग रहकर कर सकते हैं। इसके विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जीवन का ऐसा केंद्र होता है जहां बालकों को समाज की आवश्यकताओं, मांगों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित किया जाता है। चूँकि समाज की मांग सदैव बदलती रहती है, बढ़ती रहती है तथा इसमें सुधार होते रहते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसलिए संस्थानों को बाहरी जीवन के साथ सजीव संबंध बनाए रखने चाहिए। भारत में अब भी परंपरागत स्कूलों का ही बोलबाला है। ऐसा आवश्यक भी है, परंतु आधुनिक संस्थान भी खुलते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं संचार और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण। एजुकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा वह पद्धति है जो कि सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। शोध से पता चला कि ICT एक बेहतर छात्र और बेहतर शिक्षण विधियों को जन्म दे सकता है। इसके प्रमुख घटक हैं कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियां आती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम,
प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन, क्रिप्टोग्राफी आदि हैं। मानव संसाधन, तंत्र, प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि। आईसीटी की सबसे रोचक जानकारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के 8वें अध्याय में की गई है। 8वां अध्याय जो है यूनिट 8 आईसीटी पर ही आधारित है। अभी हम यूनिट फर्स्ट कर रहे थे तो यूनिट फर्स्ट में थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ था, लेकिन यूनिट 8 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आईसीटी को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। यदि किसी की क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना पूछ सकता है, उसे उचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आगे हम करेंगे यूनिट 2।